नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का दूरदर्शन के इस कार्यक्रम ज्ञानदीप में। तो आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। और क्लास 8 की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे आपकी ही जो पाठ्य पुस्तिका वितान है भाग 3, उसका चैप्टर नंबर 3 यानी कि बस की यात्रा। तो जो ये चैप्टर है बस की यात्रा, ये हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखा गया है पाठ। और हरिशंकर परसाई जी ने इस पाठ को एक यात्रा संस्मरण के रूप में लिखा है। यात्रा संस्मरण, तो संस्मरण क्या होता है? यात्रा के बारे में पूरी चीज को, यात्रा के दौरान क्या क्या घटनाएं घटित हुई, किस तरह की ये यात्रा रही, उसको एक किताब में एक जगह पर लिखना। तो ये एक संस्मरण, यात्रा संस्मरण के रूप में, यात्रा वृतांत के रूप में लिखा हुआ है। तो आगे इसका जो इस पाठ का एक मेन चीज है कि ये पाठ व्यंग्यात्मक शैली में लिखा हुआ है। व्यंग्यात्मक शैली क्या होता है? व्यंग यानी कि मजाकिया तौर पर लिखा हुआ है, मजाक के मूड में लिखा हुआ है। तो आपको इस पाठ को पढ़ने में बहुत आनंद आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। लेकिन कब? जब आप अपनी इमेजिनेशन पावर को खुला रखेंगे, यानी कि जो अपनी कल्पनाशीलता है, अपनी कल्पना शक्ति है, उसको खुला रखेंगे। बच्चों की जो इमेजिनेशन पावर होती है वो बड़ों से थोड़ा सा अच्छी होती है। बच्चे बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से कल्पना करके बोल सकते हैं, बहुत अच्छे से कल्पना करके लिख सकते हैं, बहुत अच्छे से कल्पना करके समझ सकते हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो ये पाठ आपको बहुत ज्यादा हंसाने वाला है, बहुत ज्यादा गुदगुदाने वाला है, बहुत मजे कराने वाला है। आज का चैप्टर बस की यात्रा। तो उससे पहले हमने पिछले सेशन में आपकी जो चैप्टर कंप्लीट किया था उसका नाम था लाख की चूड़ियां। तो लाख की चूड़ियां जो ये चैप्टर था ये हमारा कंप्लीट हो चुका था। इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ प्रश्नोत्तर थे, इस पाठ से संबंधित जो प्रश्नोत्तर थे वो हमारे रह गए थे। तो आज हम सबसे पहले उन प्रश्नोत्तर को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर हम जाएंगे आपके इस नए चैप्टर में जो है बस की यात्रा। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर में हमने इस पाठ को एक बार हम पुनः रिवाइज कर लेते हैं, दोबारा से पढ़ लेते हैं कि जो बदलू है इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है, इस कहानी के जो लेखक हैं, ये उनके जीवन से ही जुड़ी एक कहानी है कि वो अपने मामा के गांव अक्सर गर्मियों की छुट्टियों में जाया करते थे और वहां पर वो अच्छा समय बिताया करते थे। तो वहां पर ही एक बदलू नामक जो कलाकार थे जो अपने हाथों से सुंदर सुंदर लाख की चूड़ियां बनाया करते थे। तो किस तरह से इस मशीनी युग ने, इस आधुनिक युग ने, इस विकासशील युग ने छोटे कुटीर उद्योगों को बंद कर दिया, छोटे कुटीर उद्योगों पर किस तरह का प्रभाव डाला, वो हमने इस पाठ में पढ़ा था कि जब कुछ समय बाद लेखक के पिताजी का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो जाता है और वो 8-10 वर्षों तक अपने मामा के गांव नहीं जा पाते हैं। और 8-10 वर्षों के बाद जब वो पुनः अपने मामा के गांव जाते हैं तो वो देख पाते हैं कि क्या दशा अब बदलू नामक जो व्यक्ति है, जिनको वो बदलू काका कहकर बुलाया करते थे, उन व्यक्ति की हो गई है, किस तरह की दशा उनके परिवार की हो गई है। तो ये सारी चीजें हमने इस पाठ में पढ़ी थी। और सबसे पहली बात कि यहाँ पर कामता नाथ जी जो हैं, जो इस पाठ के लेखक हैं, उन्होंने एक चीज ये बताई कि इस मशीनी युग ने बहुत सारे लघु कुटीर उद्योगों से जुड़े हुए लोगों के हाथ काट दिए हैं, अर्थात उन लोगों से उनका रोजगार जो है वो छीन लिया है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न इस पाठ से है कि बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहा करता था। तो हमने इस बारे में पढ़ा था पिछले सेशन में कि लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाते थे और बदलू को बदलू मामा क्यों कहते थे। चाव से इसलिए जाते थे क्योंकि वहां पर मामा के घर में क्या होता है कि हमें बहुत ज्यादा मजा आता है, बहुत ज्यादा आनंद आता है, बहुत हम खुशी अनुभव करते हैं। और दूसरा यहाँ पर क्या था कि गांव में जो
मामा के गांव में लाख की चूड़ियां बनाने वाला एक कारीगर रहता था, जो कि उन्हें लाख की गोलियां बनाकर देता था और ढेर सारी रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देता था, जिसे कि लेखक बहुत खुश होते थे बचपन में। और वो बदलू, मामा से बदलू काका इसलिए कहते थे क्योंकि गांव के जो सभी बच्चे थे वो उन्हें बदलू काका कहकर बुलाते थे। तो लेखक भी उन्हें इसी तरीके से बुलाया करते थे। तो इस तरह से ये पहला प्रश्न का उत्तर हम लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? वस्तु विनिमय, मैंने आप लोगों को वस्तु विनिमय का अर्थ बताया था कि वस्तु विनिमय यानी कि खरीदना और बेचना, एक वस्तु को देकर दूसरी वस्तु को लेना। और यहाँ पर वस्तु के लिए पैसे नहीं दिए जाते हैं, तो वस्तु के बदले वस्तु दी जाती है। लेकिन अब प्रचलित पद्धति क्या है कि वस्तु के बदले मुद्रा दी जाती है। मुद्रा अर्थात पैसे, रुपया पैसा दिया जाता है। और यहाँ पर आज का जो परिवेश है, यहाँ पर वस्तु का जो लेन देन है वो मुद्रा के द्वारा ही होता है। तो वस्तु विनिमय की जो प्रचलित पद्धति है वो अब मुद्रा है। ठीक है, तो इसी तरह हम दूसरे प्रश्न का उत्तर भी लिखेंगे। आगे तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इस पंक्ति में इस तरह से इसका आंसर लिखेंगे। आप लिख सकते हैं क्योंकि आपने पाठ को पढ़ा है। एक बार मैं भी आप लोगों को सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर बता रही हूँ कि इस पंक्ति में लेखक कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत करता है कि मशीनों के आगमन के साथ साथ कारीगरों के हाथ से काम धंधा छीन लिया गया है और मानो इस तरह से उनका एक जो परिवार था, उनका जो जीवन था वो इस तरीके से हो गया है कि मानो उनके हाथ काट दिए गए हों। यानी कि कारीगरों से जो उनका पैतृक पेशा था, जो उनका पैतृक काम था, वो भी छीन लिया गया है, जो कि आज तक पीढ़ी दर पीढ़ी उनका जो परिवार था वो इसी काम की वजह से आगे बढ़ रहा था, इसी काम की से अपनी रोजी रोटी चला रहा था। तो मशीनी युग ने उनकी रोजी रोटी पर वार किया है, तो इसीलिए मशीनों ने लोगों को बेरोजगार बना दिया है। इसीलिए ये पंक्ति इस पाठ में कही गई है। चौथा प्रश्न है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रही? बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी, कौन सा ऐसा दुख था जो लेखक से नहीं छिप पाई, वो लेखक से नहीं छिपा पाए? तो बदलू लाख की चूड़ियां बनाकर बेचता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया, आप इस तरह से इसका उत्तर लिखेंगे कि जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का चलन बढ़ता गया तो उसका व्यवसाय ठप होने लगा। अपने व्यवसाय की ये दुर्दशा उसके मन को कचोटती थी और उसको बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा था। अब लोग उसकी कारीगरी की कद्र ना करके जो दिखावटी चमक है उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे थे और यह व्यथा जो है लेखक से नहीं छिप पाई। क्यों नहीं छिप पाई? क्योंकि अंतिम पंक्ति जब हमने पढ़ी थी तो उसमें क्या होता है, लेखक जो होते हैं वो देखते हैं कि बदलू की जो बेटी है उसके हाथ में सुंदर सी प्यारी सी लाख की चूड़ियां हैं, लेकिन बदलू उसके बारे में बताता है कि मैंने ये लास्ट में गांव के जो जमींदार थे उनकी बेटी के लिए बनाए थे, लेकिन उन्होंने कम पैसे देने के कारण मैंने ये उन्हें नहीं दिए। तो यहाँ पर से लेखक को सारी व्यथा जो बदलू के अंदर चल रही थी वो पता चल जाती है। अगला प्रश्न है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? तो मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? मशीनी युग से बदलू का जो जीवन है वो पूरी तरह से बदल गया था। उसकी आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। सबसे पहले तो उसका व्यवसाय बंद हो गया था, वह बेरोजगार हो गया था। दूसरा, उसका अब जो शरीर था वो भी ढल गया था, उसके हाथों की नसें और माथे की नसें उभर कर आ गई थी और
वो बीमार भी पड़ गया था और सबसे बड़ी बात कि उसके घर में खाने पीने तक की परेशानी दिक्कत हो गई थी और जो उसकी गाय थी वह भी खाने की परेशानी के कारण बेचनी पड़ी थी। तो इतना ज्यादा बदलाव बदलू के जीवन में आया था। आगे कहानी से आगे भी इसमें बहुत सारे प्रश्न दिए हैं। इन प्रश्नों को आप अपने पाठ में से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो ये जो बाकी के प्रश्न हैं ये आपके लिए इस चैप्टर का होमवर्क है। तो आगे का जो ये चैप्टर है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये है एक बस की यात्रा। और बस की यात्रा के बारे में मैंने आपको सारी चीजें बता दी कि बस की यात्रा नामक जो ये चैप्टर है ये हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखा गया है। ये एक यात्रा वृतांत है, अर्थात यात्रा का वर्णन यहाँ पर किया गया है और व्यंग्यात्मक शैली में इस पाठ को लिखा गया है। तो खूब मजे करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये पाठ बहुत ज्यादा आपको मजेदार लगने वाला है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, बहुत हंसाने वाला है, बहुत गुदगुदाने वाला है। बस सोचते रहिए कि आप उस परिस्थिति में फंसे हुए हैं जिस परिस्थिति में यहाँ पर हरिशंकर परसाई जी फंसे हुए हैं। तो आप बिल्कुल अपने आप को उसके करीब महसूस कीजिए और बिल्कुल अपने आप को अटैच करने की कोशिश कीजिए इस पाठ से। तो पाठ पढ़ते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम के 5 बजे की बस से चलें। जो लेखक है वो कहते हैं हम 5 मित्र थे, तो हमने तय किया कि हम शाम की जो 4 बजे की जो बस है उससे चलेंगे। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती थी। कोई स्थान है पन्ना जहां से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर यानी 1 घंटे बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। बस से जा रहे हैं, ट्रेन उन्हें पकड़नी है, तो किस तरह से यात्रा इनकी रही इसको हम पढ़ते हैं। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना था। लेखक कुछ काम से कहीं पर बाहर गए हुए थे, वहां पर से उन्हें ट्रेन पकड़नी थी, तो उससे पहले उन्हें बस से रेलवे स्टेशन तक का सफर जो है वो तय करना था, क्योंकि उनके जो 2 मित्र थे इससे पहले उन्हें सुबह रात समाप्त होते होते सुबह होते होते उन्हें अपने घर पहुंचना था, ताकि वो सुबह अपने ड्यूटी पर अपने काम पर जा सके। तो इस बस के अलावा या फिर इस ट्रेन के अलावा उनके पास कोई भी ऑप्शन घर जाने का नहीं था और ये रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते, क्योंकि अक्सर ये होता है शाम की बसों में सफर के लिए हमें मना किया जाता है, क्योंकि शाम के समय की जो बसें होती हैं कि कहीं रात में आधी रात में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कहीं बस खराब हो जाए या कोई और दिक्कत हो जाए, परेशानी हो जाए, तो इसके लिए अधिकतर जो लोग होते हैं वो रात की बसों का सफर करने का या शाम की बसों का सफर करने का की सलाह नहीं देते हैं। तो यहाँ पर भी लेखक कहते हैं कुछ लोगों ने इस बस में सफर करने के बारे में सफर ना करने की बात के बारे में बताया। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। तो यहाँ पर लेखक ने एक प्रश्न जताया कि क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं, कि अक्सर ऐसा होता है कि रात की बस से कहीं जा रहे हो, अगर आप सुनसान इलाके से अगर गुजरते हैं तो वहां पर कभी-कभी डाकू मिल जाए, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन उस आदमी ने क्या कहा, नहीं नहीं, बस डाकिन है, कि बस ही इतनी ज्यादा खराब है कि आप लोगों को किसी और डाकू या डाकिन या चोर की जरूरत नहीं पड़ेगी परेशान करने के लिए। तो उन्होंने कहा बस डाकिन है। बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए चैप्टर को। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। आप भी देख सकते हैं बस को अपनी स्क्रीन पर। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, यानी कि अपने मन से कुछ ऐसी बातें, कुछ श्रद्धा यानी कि दया, एक तरीके से हम किसी बड़े बुजुर्ग को देखते हैं, किसी बुजुर्ग को जो कि अच्छे से चल फिर नहीं पाते हैं, तो हमारे मन में उनके लिए श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। हमें लगता है कि हमें शायद उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। तो यहाँ पर राइटर जो है, लेखक जो है, वो कहते हैं कि बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी,
खूब वयोवृद्ध थी, यानी कि बहुत पुरानी थी। वयोवृद्ध यानी कि बहुत ज्यादा पुरानी थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। तो जैसे कि आप बस को देख पा रहे हैं, लेखक कहते हैं ये सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लग रहा था कि काफी पुरानी बस है, काफी अनुभव इसको इस रोड का हो गया है, चलने का रोड पर हो गया है। लोग इसीलिए इससे सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। तो लेखक बिल्कुल दूसरे अंदाज में इस बस को लेकर जा रहे हैं कि लोग शायद इस बस से इसीलिए इस सफर नहीं करना चाहते कि इस वृद्धावस्था में इसको कष्ट होगा। ये बस जो है वो पूजा योग्य थी, उस पर सवार होकर कैसे जाया जा सकता है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा व्यंग बस के लिए कहा गया है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। हिस्सेदार का अर्थ होता है कि जिनकी बस की ये कंपनी है, उसी के जो बस उसी से रिलेटेड कोई जो व्यक्ति है वो भी उसी बस में जा रही है। हमने उससे पूछा यह बस चलती भी है? वह बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, आपने अपने आप चलती है ये? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बसें भी अपने आप चलती हैं। हम आगा पीछा करने लगे, यानी कि सोचने लगे कि आखिर अब किया क्या जाए। आगा पीछा करने का अर्थ है कि सोचने लगे कि आखिर अब क्या किया जाए। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। जो उनके एक डॉक्टर मित्र थे, उन्होंने कहा कि डरो मत, चलो, बस अनुभवी है। लगता है कि काफी एक्सपीरियंस है इस बस को रोड में चलने का, काफी अनुभव इसने अपने जीवन में प्राप्त किए हैं और नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, क्योंकि ओल्ड इज गोल्ड। आपने एक लाइन सुनी होगी, ओल्ड इज गोल्ड। पुरानी जो चीजें होती है वो ज्यादा विश्वसनीय होती है नई चीजों के मुकाबले। तो यहाँ पर लेखक के जो मित्र हैं वो भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं कि नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है और हमें अपने बेटों की तरह प्यार से अपने गोद में बिठाकर ले चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह से देख रहे थे जैसे अंतिम विदाई दे रहे हों। तो आप समझ सकते हैं बस की हालत कितनी ज्यादा खराब होगी कि जो लेखक को छोड़ने आए हुए थे, उनको विदा करने के लिए आए हुए थे, वो इस तरह से देख रहे थे मानो वो अंतिम विदाई दे रहे हो। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा रहता है, जो आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, आदमी को कूच करने के लिए एक निम्मत चाहिए। तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा व्यंग इस बस के ऊपर कसा गया है। इस बस के लिए कहा गया है कि जो लेखक के जो मित्र थे, बाकी के जो मित्र थे जो उनको छोड़ने आए थे, वो इस तरह से उन्हें विदा कर रहे थे मानो अंतिम विदाई दे रहे हो और समझा रहे हो कि संसार में आना जाना तो लगा रहता है। अर्थात इस बस की स्थिति ऐसी नहीं थी कि अगर व्यक्ति इसमें बैठ जाए तो सोच सकते हैं कि वो सही सलामत वापस आ पाएगा। तो उनके जो मित्र हैं वो भी इसी तरह से देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि आना जाना तो लगा रहता है, चाहे वो राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो, जो इस संसार में आया है व्यक्ति वो एक न एक दिन जाएगा। लेकिन इंसान को कूच करने की हिम्मत होनी चाहिए। हिम्मत का अर्थ है हिम्मत, अर्थात इंसान को हिम्मत होनी चाहिए आगे बढ़ने की। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन हो। ऐसे इंजन स्टार्ट हुआ जैसे लग रहा था कि सारी बस ही केवल इंजन ही हो, मतलब बहुत जोरों से आवाज कर रही थी बस। और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे भी हमें बचना था। जो बस की खिड़कियां थी उसमें कांच बहुत कम बचे हुए थे। जो बचे भी थे वो लेखक कहते हैं कि उनसे भी हमें बचना था, क्योंकि वो इस तरीके से टूटे फूटे हुए थे कि अगर उनके पास में, उनके कांटेक्ट में थोड़ा सा भी कोई आ जाए तो उसको चोट लग जाए। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। तो लेखक कहते हैं हम फटाफट खिड़की से दूर हो गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे
इंजन है। तो लेखक कहते हैं इंजन चल रहा था और हमें ऐसा प्रतीत हो रहा था, हमें ऐसा फील हो रहा था कि जैसे हमारी ही सीट के नीचे इंजन लगा हुआ है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें ऐसा लगा कि यह गांधी जी के असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त से अवश्य ही जवान रही होगी, के वक्त अवश्य ही जवान रही होगी। यानी कि गांधी जी का असहयोग आंदोलन कब हुआ था? पिछली शताब्दी में हुआ था, 1900 में हुआ था। जब हमारा देश कब आजाद हुआ था? 1947 को, 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। तो उस समय हम यहाँ पर, उससे पहले गांधी जी ने अंग्रेजों को भगाने के लिए असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इस तरह के बहुत सारे आंदोलन चलाए थे। तो ये किस समय की बात यहाँ पर लेखक कर रहे हैं कि शायद ये 100 वर्ष पूर्व अवश्य ही जवान रही होगी। ये जो बस है 100 वर्ष पूर्व अवश्य ही जवान रही होगी। बस पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट की बॉडी से असहयोग आंदोलन चल रहा था। कभी लगता कि सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागे जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या हम पर सीट बैठी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पिक्चर दिखाया गया है। तो किस तरह की सीट यहाँ पर बस की दिखाई गई है कि पूरी तरह से फटी हुई है, टूटी हुई है, और बस की हालत तो आप पहले पिक्चर में देख चुके हैं। तो ये पाठ हमारा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, सभी बच्चे इसको ध्यान से सुनेंगे। तो आज का जो चैप्टर है बस की यात्रा, ये हमने शुरू कर लिया है और हमने हमने ये जान भी लिया है कि किस तरह की ये बस की यात्रा होने वाली है बस की स्थिति को देखकर। तो इस चैप्टर को अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे। तब तक अगर आपके पास पाठ्य पुस्तिका है तो इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगले सेशन में हम इसको बहुत और भी मजेदार तरीके से पढ़ेंगे, मजेदार तरीके से समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।